नमस्कार। ये सिनेमा सारांश आज हम देखने जा रहे हैं 2025 सीरीज टास्क स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। टॉम एक एफबीआई एजेंट है जो अपनी बेटी एमिली के साथ रहता है और अपना ज्यादातर समय एक करियर मेले में एफबीआई के स्टॉल पर बिताता है। रॉबी एक कचरा बीनने वाला है जो अपने दो बच्चों वायट और हार्पर और भतीजी मेव के साथ रहता है। रात में वह और उसका सहकर्मी क्लिफ अपने रास्ते में पड़ने वाले एक घर पर नजर रखते हैं जो एक ड्रग डीलर का है। सुबह रॉबी और क्लिफ डेटिंग के बारे में बात करते हैं। रॉबी कहता है कि वह फिर से किसी के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। उसकी पत्नी करेन को उसे छोड़े लगभग 1 साल हो गया है। बाद में वे उस घर को निशाना बनाने का फैसला करते हैं जिस पर वे पिछले कुछ दिनों से नजर रख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि ड्रग डीलरों के पास इस समय बहुत पैसा है। काम पर टॉम एक हाल ही में स्नातक हुए छात्र को बताता है कि फील्ड एजेंट बनने से पहले वह 8 साल तक पादरी रहा था। बाद में उसकी मुलाकात अपने वकील मैट से होती है जो टॉम के बेटे एथन के मामले पर चर्चा करता है। एथन जेल में है। जज ने उसकी सजा की तारीख का ऐलान कर दिया है और मैट एथन के परिवार से एक पत्र की उम्मीद कर रहा है जो उसके मामले में मदद करेगा। टॉम एमिली से इस बारे में पूछने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वह पहले से ही पत्र लिखने पर विचार कर रही थी। टॉम उस आइसक्रीम की दुकान पर जाता है जहां एमिली काम करती है और उससे उसके भाई के लिए दिए गए बयान के बारे में पूछता है। वह कहती है कि उसे और समय चाहिए, लेकिन टॉम उसे जल्दी नहीं करने देता। रॉबी अपने परिवार के साथ खाना खाता है और पता चलता है कि हाल ही में उसके भाई मेव के पिता बिल की मृत्यु हो गई है। उसी रात रॉबी, क्लिफ और पीचेस नाम का एक तीसरा परिचित एक ड्रग डीलर के घर लूटने जाते हैं। वे नकाब पहनकर घर में घुस जाते हैं और एक निवासी को धमकाकर पैसे का ठिकाना बताने के लिए कहते हैं। कुछ ही मिनटों में वे नकदी लेकर निकल पड़ते हैं। एक और रात शराब पीने के बाद टॉम अपनी बॉस कैथलीन के संदेश के साथ उठता है। कैथलीन उसे बताती है कि उसे डार्क हार्ट्स नाम के एक गिरोह के ड्रग डीलरों को निशाना बनाकर की जा रही डकैतियों की एक श्रृंखला के लिए उसकी जरूरत है। अब तक 9 डकैतियां हो चुकी हैं और चोरों की तस्वीरों में रॉबी और उसके दोस्त नकाबपोश दिख रहे हैं। कैथलीन चाहती है कि टॉम गैंगवार शुरू होने से पहले चोरों को ढूंढने के लिए एक टास्क फोर्स का नेतृत्व करे। इसी बीच रॉबी को एमजेड से एक नए घर के पते वाला एक संदेश मिलता है। वह कहता है कि यह एक नया सुराग है और क्लिफ के साथ उस जगह की जांच करता है। उस रात रॉबी मेव के कमरे में जॉइंट लेने के लिए चुपके से घुस जाता है और गलती से उसके और उसके साथी ट्रिप के बीच मेकआउट सेशन में खलल डाल देता है। ट्रिप के भाग जाने के बाद मेव और रॉबी में बहस होती है। यह घर असल में मेव का है। बिली की मौत के बाद उसे मिला था। उसने रॉबी और उसके परिवार को वहां रहने दिया, लेकिन वह 2 बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेना चाहती। इस बीच टॉम उस गंदे घर की सफाई करता है जहां उसे काम सौंपा गया था और उसे टास्क फोर्स के काम करने के लिए एक सुरक्षित घर में बदल देता है। उसकी टीम के सदस्य आलिया, एंथनी और एलिजाबेथ जल्द ही वहां पहुंच जाते हैं। उस रात फादर डैनियल नाम का एक पादरी टॉम से मिलने आता है और उसके लिए रात का खाना लाता है। वह उसका पुराना परिचित है और उनकी बातचीत टॉम के अपने विश्वास के साथ संघर्ष को उजागर करती है। टॉम नशे में धुत हो जाता है और डैनियल और एमिली उसे सुला देते हैं। रॉबी और उसका गिरोह अपने नए शिकार के घर में घुस जाते हैं, लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं होती। ड्रग डीलर का एक साथी घर पर पहुंचता है, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है। ड्रग डीलर पीचेस, उसकी पत्नी और उसका दोस्त सभी मारे जाते हैं। जैसे ही रॉबी और क्लिफ जा रहे होते हैं, उनकी नजर उस आदमी के छोटे बेटे पर पड़ती है। वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। कुछ समय बाद टास्क फोर्स घर पर इकट्ठा होती है और पता चलता है कि बेटा गायब है। एफबीआई सैम को ढूंढने में जुटी है। जेसन डार्क हार्ट्स का एक प्रमुख सदस्य है। उसे जल्द ही पता चलता है कि वॉरेन, डेरेक और जोन पिछली रात मारे गए थे और वह बाकी लोगों के साथ एक बैठक बुलाता है। इस बीच सैम अभी भी रॉबी के घर पर सो रहा है। रॉबी की संपर्क सूत्र एम इजाद उसके संदेशों का जवाब नहीं दे रही है, जिससे क्लिफ घबरा जाता है। रॉबी ने घर से जो बैग लिया था उसमें नकदी की बजाय फेंटेनाइल के पैकेट निकले। सैम दूसरे बच्चों के जाने के बाद उठता है और रॉबी उससे झूठ बोलता है कि उसे कुछ दिन रुकना होगा क्योंकि उसके माता पिता को उसकी बीमार दादी की देखभाल करनी है। सैम मुर्गी के साथ खेलना चाहता है और जानवरों से बात करना चाहता है क्योंकि वह हिरण को चेतावनी देना चाहता है कि सड़क पार करते समय सावधानी बरतें ताकि दुर्घटनाएं न हों। टॉम और उसके सहकर्मी पीचेस की मंगेतर
कायली का इंटरव्यू लेते हैं। हालांकि वह इतनी परेशान है कि उनसे ठीक से बात नहीं कर पा रही है। वापस आते समय एंथनी टॉम से पूछता है कि एक पादरी एफबीआई में कैसे शामिल हुआ। टॉम बताता है कि वह एक संकट टीम में स्वयंसेवक था और उसकी मुलाकात उसकी बॉस कैथलीन से हुई थी। पादरी का पद छोड़ने और शादी करने के बाद कैथलीन ने उसे एफबीआई में नौकरी दे दी। एंथनी, जिसकी परवरिश एक धार्मिक मां ने की थी, खुद एक संशयवादी निकला। वह शुक्रवार को मांस न खाने से परेशान लग रहा है। एमिली अपने काउंसलर से बात करती है कि क्या वह अपने भाई एथन के लिए एक पारिवारिक बयान लिखेगी या नहीं। वह मानती है कि उसे डर है कि उसके बयान से एथन जल्दी रिहा हो जाएगा और वह ऐसा नहीं चाहती। टास्क फोर्स की पहली स्थिति बैठक हुई। उनकी जांच से पता चला कि सैम अपनी दादी के साथ रह रहा था क्योंकि उसके माता पिता को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन जब उसकी दादी बीमार पड़ गई तो उसे उसके माता पिता के पास वापस भेज दिया गया। एंथनी दूसरों को डार्क हार्ट्स के प्रमुख सदस्यों के बारे में बताता है। जेसन विल्क्स डेलावेयर राज्य का नेता है, जिसे गिरोह के राष्ट्रीय नेताओं में से एक पेरी डोराजो ने चुना है। फ्रेडी फ्रायर्स भी गिरोह में शामिल है और पूरे राज्य में ड्रग्स बांटता है। एंथनी का कहना है कि डार्क हार्ट्स एक बहुत ही संगठित समूह है और ये डकैतियां गिरोह के किसी मुखबिर की ओर इशारा करती हैं। दूसरी तरफ पेरी जेसन से मिलता है और स्थिति पर अपनी नाराजगी जाहिर करता है। जेसन उसे बताता है कि चोरों के पास ड्रग्स हैं और उन्हें बेचने के लिए उन्हें फ्रेडी फ्रायर्स से गुजरना होगा। वह सुझाव देता है कि वे चोरों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए फ्रेडी को अपने साथ ले लें। जेसन टॉम और उसकी टास्क फोर्स के बारे में भी जानता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि वे कोई खास खतरा है। फिर टॉम की मुलाकात जो नाम के एक आदमी से होती है, जो पूर्वी तट के गिरोहों का विशेषज्ञ है। वह टॉम को बताता है कि एक बार एक गैंग के सदस्य ने उसे डार्क हार्ट्स के सदस्य बिली के बारे में बताया था, जिसे नियम तोड़ने पर पीट पीट कर मार डाला गया था। बिली कोई और नहीं बल्कि मेव का पिता है। रॉबी को आखिरकार एमजेड से जवाब मिलता है, जो उसे रात 8 बजे मिलने के लिए कहती है। जब मेव बच्चों के साथ घर आती है तो रॉबी उन्हें सैम के बारे में बताता है और ऐसा दिखावा करता है कि वह डेव लार्सन नाम के एक सहकर्मी का बेटा है। हालांकि जब मेव सैम की मदद कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि वह डेरेक और नैन्सी का बेटा है। एक त्वरित वेब खोज से पता चलता है कि सैम ही लापता बच्चा है। डार्क हार्ट्स गिरोह के सदस्य एक क्लब में इकट्ठा होते हैं। पेरी जेसन से कहती है कि वह दूसरों को यह न बताए कि चोरों के पास नकदी नहीं बल्कि ड्रग्स हैं। इस बीच रॉबी और क्लिफ मिलने की जगह की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एमजेड का संदेश मिलता है कि वह वहां नहीं आ सकती। टॉम अपनी बेटी सारा को हवाई अड्डे से लेकर घर जाता है, जहां वकील मैट और एमिली उनका इंतजार कर रहे हैं। मैट उन्हें बताता है कि एथन ने 3rd डिग्री मर्डर का दोषी मान लिया है। परिवार के बयान का मुद्दा फिर से उठता है। एमिली स्वीकार करती है कि उसने इसे लिखने के बारे में सोचा था, जिससे सारा परेशान हो जाती है। एमिली कहती है कि वह जज को बताना चाहती है कि टॉम द्वारा उसे गोद लेने से पहले वह और एथन कैसे बड़े हुए थे। सारा कहती है कि उसने उसकी मां को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और उसकी गर्दन तोड़ दी। जब एमिली उसे याद दिलाती है कि उसने भी अपनी मां खो दी है, तो सारा उसे समझाती है कि उसे लगता है कि उन दोनों में फर्क है। एमिली गुस्से में बाहर निकल जाती है और टॉम सारा को बताता है कि वह कितना खोया हुआ महसूस कर रहा है। उस रात मेव सैम को चुपके से घर से बाहर निकालती है और उसे उस दुकान पर ले जाती है जो उस आर्केड के बगल में है जहां वह काम करती है। वह उसे अंदर जाने के लिए कहती है और कहती है कि वह जल्द ही वहां पहुंच जाएगी। फिर वह आर्केड के अंदर जाती है और लॉस्ट एंड फाउंड से एक फोन का इस्तेमाल करके पुलिस को फोन करती है और बताती है कि उसने सैम को देखा है। हालांकि जब वह अपनी कार में वापस आती है तो सैम अंदर उसका इंतजार कर रहा होता है। वह कहता है कि वह उसके बिना डर गया था। दुर्भाग्य से तब तक पुलिस ने इलाके को घेर लिया था। वह सैम को पिछली सीट के एक डिब्बे में छिपा देती है। जैसे ही वह चेक पॉइंट से गुजरती है, वह पुलिस वालों को बताती है कि उसने आर्केड में एक खोया हुआ बच्चा देखा था। पुलिस वाला इसकी सूचना टॉम को देता है, जो मेव को आर्केड में जाकर बच्चों को देखने के लिए कहता है कि कहीं उनमें से कोई सैम तो नहीं है। वह उनमें से एक की ओर इशारा करती है और वह सैम नहीं होता और टॉम उसे जाने देता है। दूसरी ओर डार्क हार्ट्स के सदस्यों को पीचेस की पहचान का पता चल जाता है और फिर वे कायली के घर जाते हैं। तब तक रॉबी को पता चल जाता है कि सैम गायब है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कहां ढूंढे। मेव आखिरकार सैम के साथ घर आती है और रॉबी से पूछती है कि उसने उन्हें किस मुसीबत में डाल दिया। मेव और रॉबी बात करते हैं
और अब उसे सब कुछ पता चल गया है। वह रॉबी से पूछती है कि वह उन सबको इस तरह खतरे में क्यों डाल रहा है। रॉबी कहता है कि वह बिली की हत्या का बदला लेने के लिए जेसन और डार्क हार्ट्स से ऐसा कर रहा है। वह मेव से कहता है कि उसे ड्रग्स से पैसे इकट्ठा करने के लिए कुछ दिन का समय दे। टास्क फोर्स कैथलीन को पीचेस और डार्क हार्ट्स के मुखबिर के बारे में सब कुछ बता देती है। सैम मुर्गियों को खाना खिला रहा है। जेसन और पेरी फ्रेडी फ्रायर से मिलते हैं और चोरों को पकड़ने में उसकी मदद मांगते हैं। फ्रेडी उन्हें बताता है कि सालों पहले वह अपनी पत्नी के साथ खरीदारी कर रहा था और बाथरूम गया था। उस पर बाइक सवारों ने हमला कर दिया था। उन्होंने पैसे भी नहीं चुराए, बस उस पर पेशाब कर दिया था। बाइक सवारों द्वारा बांटी जा रही दवाइयां बहुत जटिल होती हैं और उन्हें सीधे खरीदना आसान होता, लेकिन ग्राहक उसके गिरोह को सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें उसकी त्वचा का रंग पसंद नहीं है। इसलिए वह थोक मूल्य पर 50% छूट पर ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है। रॉबी और क्लिफ आखिरकार अपने मुखबिर से मिलते हैं, जो जेसन की प्रेमिका एरिन निकलती है, जिसका बिली के साथ भी रिश्ता था। वह बिली से प्यार करती थी और रॉबी की तरह जेसन से बदला लेना चाहती थी। वह रॉबी और क्लिफ से कहती है कि फ्रेडी के गिरोह को सामान पहुंचाने में मदद करना बहुत खतरनाक है और उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्लिफ रॉबी से कहता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। सैम हिरणों को सड़क पार करते समय सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। मेव सैम को तैरना सिखा रही है। संघीय अधिकारियों को पता चलता है कि हत्याओं में इस्तेमाल की गई बंदूकें डार्क हार्ट्स और वाइपर्स नामक एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के बीच लड़ाई में इस्तेमाल की गई बंदूकों से मेल खाती हैं। इसका मतलब है कि बंदूकें डार्क हार्ट्स के किसी सदस्य की हैं। टॉम और एंथनी पेरी और जेसन से मिलते हैं और उन्हें इसकी सूचना देते हैं। वे सैम को जल्द से जल्द ढूंढने में मदद मांगते हैं, लेकिन गिरोह के सदस्य मना कर देते हैं। आलिया और लीजी उस निर्माण स्थल पर जाती हैं जहां पीचेस काम करता था और उसके सहकर्मियों से बात करती हैं। एमिली जेल में एथन से मिलने जाती है। रॉबी और क्लिफ रे नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वह हाल ही में जेल से रिहा हुआ है, लेकिन अभी भी उसके ड्रग जगत से संबंध है। रे अपनी पत्नी पर चिल्लाता है, जिससे वह डर जाती है। वह कहता है कि वह उन्हें लीव व्हाइटहेड नाम के एक आदमी से मिलवा सकता है, जो उस कोलंबियाई को जानता है। चूंकि डार्क हार्ट्स ने कुछ समय से उस कोलंबियाई को व्यापार से दूर रखा है, इसलिए वे 12 किलो ड्रग्स के मामले में शामिल होना चाहते हैं। रे क्लिफ से कहता है कि वह एक मुलाकात तय करेगा। पीचेस के कार्यस्थल का एक आदमी डेनी, लिजी और आलिया से मिलना चाहता है। वह उन्हें बताता है कि पीचेस ने उसे क्लिफ ब्रोवार्ड नाम के किसी व्यक्ति के साथ काम करने के बारे में बताया था। जासूस वहां से निकलकर टॉम और एंथनी को बताते हैं कि उन्हें क्या मिला। वे सब क्लिफ के घर जाते हैं, जहां दरवाजा टूटा हुआ दिखाई देता है। वे घर में घुसते हैं और 2 नकाबपोश चोरों को पाते हैं। टॉम सीढ़ियों से गिर जाता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। उनमें से एक पकड़ी जाती है और वह रे की पत्नी शैली निकलती है। लिजी दूसरे आदमी के पीछे भागती है। वह और एंथनी उसे पकड़ लेते हैं और वह आदमी रे निकलता है। अस्पताल में टॉम आगे इलाज कराने से इनकार कर देता है और रे और शैली से पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन लौट जाता है। आलिया घरेलू हिंसा के अपने अनुभव का इस्तेमाल शैली को समझाने की कोशिश करती है। आखिरकार वह आलिया को क्लिफ के आने की बात बताती है। उसके इस कबूलनामे से रे एक कोने में चला जाता है और वह पुलिस को अपनी सारी जानकारी बता देता है। टॉम और एंथनी क्लिफ के फोन से उसे मैसेज भेजते हैं और बाद में पार्क में मिलने का इंतजाम करते हैं। रॉबी और क्लिफ को मैसेज मिलता है और वे पार्क जाने का फैसला करते हैं। उस रात लीजी और एंथनी ड्रिंक्स के लिए बाहर जाते हैं। लीजी उसे बताती है कि जब रे ने टॉम पर हमला किया था, तब वह स्तब्ध रह गई थी। बाद में उसके कुछ पुराने पुलिस सहकर्मी बार में आते हैं और लीजी से कहते हैं कि वह टास्क फोर्स में ही रहे और वापस ना आए। जवाब में एंथनी सबके सामने लीजी की तारीफ करता है। आलिया टॉम को घर ले जाती है और सारा को उसकी हालत के बारे में बताती है। उसके जाने के बाद सारा टॉम से कहती है कि उसे डर है कि अगर एथन घर लौट आया तो उसके साथ भी वही होगा जो उनकी मां के साथ हुआ था। टॉम कबूल करता है कि वह एथन को वापस नहीं चाहता और अभी भी गुस्से में है। एमिली अनजाने में ही सब कुछ सुन लेती है। फ्लैशबैक में वह दिन दिखाया गया है जब टॉम और उसकी पत्नी सुजैन ने एथन और एमिली का अपने घर में स्वागत किया था। वर्तमान में जो टॉम से फिर मिलता है और उसे बिली के बारे में और जानकारी देता है। वह यह भी बताता है कि टास्क फोर्स के आने के बाद डार्क हार्ट्स का एक सदस्य क्लिफ के घर पर नजर रख रहा था।
उसका दावा है कि डार्क हार्ट्स को टास्क फोर्स के किसी सदस्य से जानकारी मिल रही है। टॉम अपनी टीम के एक मुखबिर के बारे में सोच रहा है। फिर टास्क फोर्स क्लिफ को पकड़ने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन पर चर्चा करने के लिए एंथनी की पूर्व टीम से मिलती है। टॉम की टीम रे के फोन का इस्तेमाल करके क्लिफ और एक ड्रग डीलर के बीच एक मीटिंग तय करती है, जहां एंथनी ड्रग डीलर बनकर रात 11 बजे पास के एक पार्क में क्लिफ से मिलता है। फिर वे बाकी अधिकारियों को जानकारी देते हैं जो क्लिफ और उसके साथी को पकड़ने के लिए पार्क को घेर लेंगे। थेरेपी में एमिली बताती है कि उसने टॉम की बातें क्या सुनी थी। वह बताती है कि वह गुस्से और झुंझलाहट जैसी सामान्य भावनाओं के बजाय अपने दत्तक परिवार के प्रति कृतज्ञता महसूस करने के लिए बाध्य महसूस करती है। बाद में टॉम कैथलीन से मिलता है और उसे अपने टास्क फोर्स के मुखबिर के बारे में बताता है। उसे यह अविश्वसनीय लगता है और वह उसे ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद कैथलीन किसी को फोन करती है और बताती है कि उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। इसी बीच पेरी को उसके बॉस विंसेंट का दौरा पड़ता है, जो बताता है कि क्लब के मुख्य सदस्य जेसन को डार्क हार्ट्स से निकालना चाहते हैं। पेरी फिर डार्क हार्ट्स के एक सदस्य शेन से बात करता है, जो अजीब व्यवहार कर रहा है। शेन कबूल करता है कि वह बिली की मौत से परेशान है। वह बताता है कि कैसे जेसन को पता चला कि बिली का एरिन के साथ अफेयर चल रहा है। फिर कुछ लोग बिली को एक लॉज में ले गए, जहां जेसन ने बिली पर अपना सारा गुस्सा निकाला। फिर जेसन ने पेरी से झूठ बोला कि बिली गैंग से पैसे चुरा रहा है। पेरी सीधे जेसन के पास गया और झूठ बोलने के लिए उसके मुंह पर मुक्का मारा। लेकिन जेसन के पास एक अच्छी खबर है। उनके मुखबिर ने उन्हें उस रात पार्क में क्लिफ की मीटिंग के बारे में बताया है। फ्लैशबैक में रॉबी, बिली और उनका परिवार एक झील के किनारे घूम रहे हैं। रॉबी और उसकी पत्नी की शादी में समस्याएं चल रही हैं और बिली एरिन को डेट कर रहा है, जो जल्द ही उनके साथ जुड़ जाती है। वर्तमान में रॉबी, क्लिफ और सैम झील पर हैं। रॉबी बार्टोश से मिलने का समय तय करता है, जो एक परिचित है और जिसका ट्रकिंग व्यवसाय उन्हें एक ड्रग डील से मिले पैसों के बाद कनाडा ले जा सकता था। रॉबी कहता है कि वे बाद में मछली तल सकते हैं। रॉबी और बाकी लोग बार्टोश से मिलने जाते हैं। जब रॉबी अंदर जाता है तो क्लिफ और सैम कार में इंतजार करते हैं, लेकिन क्लिफ सो जाता है और सैम झील में एक मछली छोड़ने के लिए बाहर जाता है, जिसे उसने पहले पकड़ा था। बदकिस्मती से एक राहगीर सैम को अकेला देखकर उसके माता पिता के बारे में पूछता है। रॉबी उसे भगाने के लिए समय पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वह आदमी तस्वीर लेने की कोशिश करता है तो रॉबी उसे घूंसा मारता है, जब तक कि क्लिफ उसे खींचकर दूर नहीं ले जाता। घर पर रॉबी मेव को कनाडा भागने की अपनी योजना बताता है और कहता है कि मेव और बच्चे बाद में उससे मिलेंगे। मेव यह कहकर मना कर देती है कि वह बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। कुछ समय बाद रॉबी घर पर हार्पर के साथ नाचने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें स्कूल डांस के लिए अभ्यास करना है। वह जानता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह उसे डरने के लिए नहीं कहता। फिर वह बताती है कि उसने डांस के टिकट कभी नहीं खरीदे, क्योंकि उसे लगा कि वह जाना नहीं चाहेगा। पेरी एरिन के घर जाता है और उसे पूछता है कि क्या डकैती में उसका कोई हाथ है। वह कहती है नहीं, और ऐसा लगता है कि वह झूठ पर यकीन कर लेता है। जैसे ही रात होती है, पुलिस पार्क के आसपास छिप जाती है। रॉबी और क्लिफ 2 कारें लेते हैं। रॉबी एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी पार्क करता है, जबकि क्लिफ दूर चला जाता है। टास्क फोर्स के सदस्य पार्क में घुसती एक सफेद कार देखते हैं और उसे घेर लेते हैं, लेकिन वह बस एक साधारण जोड़ा है जो अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढ रहा है। क्लिफ बिल्कुल अलग जगह पर है। वह एक सुनसान सड़क पर रे के संपर्क का इंतजार करता है। वह एक अनजान नंबर पर मैसेज करता है और जेसन मैसेज पढ़ लेता है। वह और पेरी अपनी कार सीधे क्लिफ की कार से टकरा देते हैं, जिससे वह सड़क से नीचे गिर जाता है। रॉबी को कुछ गड़बड़ का आभास होता है, लेकिन जब तक वह पहुंचता है, क्लिफ वहां नहीं होता। मिशन विफल होने के बाद लिजी और एंथनी शराब पीने जाते हैं और अंततः डांस फ्लोर पर किस करते हैं। वे उसके घर वापस जाते हैं, लेकिन एंथनी रुक जाता है जब उसे पता चलता है कि वे उसी बिस्तर पर हैं जहां वह अपने पूर्व पति के साथ सोती थी। वह कहता है कि वह उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन कहीं और। नशे में धुत एमिली एक हाउस पार्टी से घर लौटती है। वह टॉम को बताती है कि उसने कल रात उसकी सारी बातें सुन ली हैं। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपना दरवाजा बंद कर लेती है। इस बीच क्लिफ को डार्क हार्ट्स द्वारा प्रताड़ित और पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह रॉबी को छोड़ने से इनकार कर देता है और अंततः जेसन के हाथों मर जाता है।
उसी समय पेरी को पता चलता है कि क्लिफ की कार में मिली बंदूक बिली की थी। आलिया टॉम को फोन करती है और उसे अपना ईमेल चेक करने के लिए कहती है। रॉबी पर हमले की खबर उनकी टिप लाइन के जरिए टास्क फोर्स तक पहुंच गई है। उन्हें अब उस अजनबी द्वारा उसके फोन पर ली गई एक तस्वीर मिली है। रॉबी का चेहरा ढका हुआ है, लेकिन तस्वीर में सैम साफ दिखाई दे रहा है। रॉबी रे के घर में घुस जाता है और उसकी पत्नी शेली से क्लिफ के बारे में पूछता है। जाहिर है उसे पता नहीं है, लेकिन वह रॉबी को बताती है कि एफबीआई ने रे को गिरफ्तार कर लिया है। रे जल्द ही जमानत पर रिहा हो सकता है, इसलिए शेली रॉबी को ड्रग्स पहुंचाने में मदद करने की पेशकश करती है। इस तरह वह रे से हमेशा के लिए भागने के लिए पर्याप्त पैसे जुटा सकती है। टास्क फोर्स अलेक्जेंडर जोवानोविक से बात करती है, वही आदमी जिसने रॉबी से झगड़ा किया था और सैम को देखा था। उन्हें यह भी पता चलता है कि सैम जिस बाल्टी को पकड़े हुए था उस पर मेव के उंगलियों के निशान मिले थे। इस बीच पेरी एरिन की कार में एक जीपीएस ट्रैकर लगा देता है। फिर वह मेव से मिलने रॉबी के घर आता है। वह बिली का कुछ सामान देखने का नाटक करता है। जब वह एक डिब्बे में से देख रहा होता है तो मेव सैम को छिप जाने के लिए कहती है। पेरी उसे नहीं देखता, लेकिन उसे फ्रिज पर क्लिफ और रॉबी की एक तस्वीर दिखाई देती है। बाद में मेव अपनी दोस्त ब्रिजेट से मिलती है और उसे कुछ दिनों के लिए हार्पर और वाइट की देखभाल करने के लिए कहती है। एरिन और रॉबी एक झील के पास अपनी गुप्त मुलाकात स्थल पर मिलते हैं। एरिन रॉबी को बताती है कि उसने उस सुबह जेसन को खून से लथपथ देखा था और उसे लगता है कि उन्होंने क्लिफ को ढूंढ लिया है। रॉबी धूक से रोता है, लेकिन जल्द ही उसका दुहा गुस्से में बदल जाता है। पेरी, जो एरिन का पीछा कर रहा था, रॉबी को गाड़ी चलाते हुए देख लेता है। वह एरिन से भिड़ जाता है और वह झील में कूदकर भागने की कोशिश करती है। वे लड़ने लगते हैं और पेरी पास में मौजूद लोगों के समूह से विचलित होकर उसे डुबो देता है। कहीं और रॉबी फ्रेडी से मिलता है और उसे बताता है कि वह फेंटेनाइल बेचना चाहता है। जेसन के साथ अपने सौदे के तहत फ्रेडी डार्क हार्ट्स को इसकी सूचना देता है। एंथनी जेसन से मिलता है। वह मुखबिर है। वह जेसन को वह सब बताता है जो एफबीआई को पता है, और जेसन उसे बताता है कि रॉबी फ्रेडी से मिला था। टॉम प्रेंडरग्रास्ट के घर पहुंचता है और रॉबी से मिलता है। वह बिली से जुड़े किसी पुराने मामले का नाटक करता है और फिर बाथरूम जाने के लिए कहता है। वह समय बर्बाद करता रहता है, लेकिन रॉबी को जल्दी ही इसका एहसास हो जाता है और वह टॉम को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। वह टॉम से उन्हें घर से भगाने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद एंथनी घर पहुंचता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इस बीच मेव सैम को पुलिस के पास ले जाती है, जहां कैथलीन उससे पूछताछ शुरू करती है। जेसन पेरी के घर जाता है और उन्हें बताता है कि वे बुशकिल नामक जगह पर फ्रेडी से मिलने के दौरान रॉबी को पकड़ने वाले हैं। पेरी एरिन के साथ अपनी लड़ाई के निशान छुपाता है और फिर उनके साथ हो लेता है। जैसे ही एफबीआई टॉम की तलाश शुरू करती है, एंथनी जेसन को मैसेज करके उसे बुशकिल न जाने के लिए कहता है। रॉबी टॉम को अपने परिवार के बारे में बताता है और उसके बारे में पूछता है। टॉम बताता है कि उसकी पत्नी से उसकी मुलाकात तब हुई थी जब वह पादरी था और उसकी पत्नी वकील। शुरुआत में उनके बीच इसलिए बहस हुई क्योंकि वह नास्तिक थी। रॉबी कहता है कि वह उसकी बात से सहमत है, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी ईश्वर को महसूस नहीं किया। सारा और एमिली को टॉम के बारे में बताया जाता है। इंतजार करते हुए सारा कबूल करती है कि वह अपने पति से अलग हो गई है। वह उसे एक छोटी औरत के साथ धोखा दे रहा था। सारा फिर एमिली से कहती है कि वह नहीं चाहती कि वह हमेशा आभारी रहे। रॉबी टॉम से जंगल के बीच में कार रोकने को कहता है। वह टॉम को उसका बटुआ वापस देता है और उसे 1 मील पैदल चलने को कहता है, जब तक कि वह फिर से मुख्य सड़क पर न पहुंच जाए। वह टॉम से यह भी कहता है कि वह सुनिश्चित करे कि मेव को उसके किसी भी पाप की सजा न भुगतनी पड़े। टॉम उसे बताता है कि वह अभी भी वापस जा सकता है, लेकिन रॉबी कहता है कि उसे अब रास्ता नहीं पता। टॉम जंगल से गुजरता हुआ झील के किनारे एक पार्क में पहुंचता है, जहां परिवार भरे हुए हैं। टॉम किसी का फोन उधार लेता है और अपने परिवार और सहकर्मियों को फोन करके बताता है कि वह ठीक है। वह अपने सहकर्मियों से कार रेडियो से रॉबी की कार का पता लगाने के लिए भी कहता है। जल्द ही टास्क फोर्स के सदस्य और डार्क हार्ट्स समेत सभी लोग एक नदी के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। टॉम रॉबी को पानी के किनारे खड़ा देखता है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। रॉबी टॉम पर अपनी बंदूक तान देता है। नदी किनारे टॉम ने रॉबी पर बंदूक तान दी है। यह देखकर पेरी अपने आदमियों को झुकने के लिए कहता है, लेकिन जेसन रॉबी पर गोली चलाने की कोशिश करता है। वह ड्रग्स के बिना नहीं जाएगा।
रॉबी, एफबीआई और डार्क हार्ट्स के बीच एक अराजक गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबी और टॉम, जिनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, एक केबिन में पहुंचते हैं। रॉबी टॉम को छिपने के लिए कहता है और बताता है कि उसके पास एक योजना है। वह भाग जाता है, जेसन उसका पीछा करता है और अंततः ड्रग्स से भरा बैग नदी में फेंक देता है। अपनी कार की ओर लौटते समय एंथनी और लीजी का सामना डार्क हार्ट्स के कुछ सदस्यों से होता है। एंथनी उन पर गोली चलाता है और गोली इतनी जोरदार होती है कि लीजी दर्द से चीखती है और उसके कानों से खून बहने लगता है। केबिन में टॉम और पेरी लड़ते हैं, लेकिन टॉम उसे बेहोश कर देता है। जंगल में जेसन लड़ाई के बीच में ही रॉबी को चाकू मार देता है। टॉम आ जाता है और जेसन भाग जाता है। शेरिफ की वैन जल्द ही आ जाती है और टॉम रॉबी को अस्पताल ले जाने में मदद करता है, लेकिन अस्पताल 15 मिनट की दूरी पर है और रॉबी का खून बह रहा है। इस बीच एंथनी डार्क हार्ट के एक आदमी के पास जाता है और उसे कार तक जाने को कहता है, लेकिन वह आदमी लिजी से टकरा जाता है जो उसे गोली मार देती है। लिजी अभी भी दर्द में कार की ओर दौड़ती है और मदद के लिए रेडियो पर कॉल करती है। हालांकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और उसे एहसास भी नहीं होता कि डार्क हार्ट का ट्रक उसकी ओर आ रहा है। वे सीधे उससे टकरा जाते हैं और फिर भाग जाते हैं। एंथनी उसके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह मर चुकी होती है। शेरिफ की कार में रॉबी अपने बच्चों के बारे में सोचता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। बाद में अस्पताल में कैथलीन गोली लगने के घाव से उबर रही है। स्पेशल एजेंट डेल और मार्कस पहुंचते हैं और टीम को सूचित करते हैं कि उनका काम पूरा हो गया है। टास्क फोर्स को भंग कर दिया जाएगा, लेकिन लिजी की मौत की जांच की जाएगी। अपने परिवार के साथ घर पर टॉम को पता चलता है कि सारा और एंडी का तलाक हो गया है। जब आलिया सेफ हाउस से अपना सामान लेने जाती है तो उसे हर जगह एफबीआई अधिकारी दिखाई देते हैं। उसे एहसास होता है कि वे उनमें से किसी एक की जांच कर रहे होंगे। इस बीच डेलावेयर काउंटी शेरिफ कार्यालय के मुख्य डिप्टी और एंथनी के बॉस माइक एंथनी के घर पहुंचते हैं। वह बताते हैं कि एफबीआई ने उनसे एंथनी के बारे में पूछताछ की है और एंथनी को बातचीत के दौरान शांत रहने की चेतावनी देते हैं। इसी बीच टॉम मेव को यह खबर सुनाता है। उससे बात करते हुए टॉम को पता चलता है कि स्टिंग ऑपरेशन वाले दिन रॉबी और क्लिफ बेली पार्क नहीं, बल्कि विसाहिकॉन पार्क गए थे। मेव के मामले में शामिल होने के बावजूद टॉम पूरी कोशिश करता है कि उस पर कोई आरोप न लगे। आखिरकार पुलिस मेव को रिहा कर देती है और वह हार्पर और वायट से फिर मिल जाती है। घर वापस आते ही एंडी आता है और उतनी ही जल्दी चला जाता है, लेकिन अपने बेटे के साथ। सारा उन्हें जाते हुए देखती है और पास खड़ी एमिली उसे गले लगा लेती है। टॉम सैम से मिलने जाता है, जिसे उचित आवास के लिए धन की कमी के कारण किशोर सुधार गृह में रखा गया है। सैम को सुधार गृह में छोड़ने के लिए तैयार नहीं, टॉम उसे घर ले आता है। उसकी दोनों बेटियां सोचती हैं कि क्या यह सब कुछ देखते हुए सही है, लेकिन टॉम को लगता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। टॉम बाद में कैथलीन से मिलने जाता है, जो ठीक हो रही है। वह कहती है कि उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख आगे बढ़ा दी गई है और जैसे ही कोई नया व्यक्ति मिल जाएगा वह चली जाएगी। फिर वह बताती है कि उसके लोगों को एंथनी के खिलाफ एक शिकायत मिली है, जिसमें उस पर डार्क हार्ट्स को जानकारी देने का संदेह है, लेकिन कोई आरोप नहीं लगाया गया है। टॉम एंथनी से मिलने जाता है और देखता है कि वह कैसा है। वह विसाहिकॉन पार्क की घटना का जिक्र करता है और सीधे एंथनी से पूछता है कि क्या क्लिफ को वहां भेजने वाला वही था। पापों और स्वीकारोक्ति के बारे में काफी बातचीत के बाद एंथनी बिना किसी सबूत के अपनी बात मान लेता है। टॉम उससे कहता है कि वह उसे ऐसा करने नहीं देगा। फिर टॉम आलिया से मिलने जाता है और उसे अपनी बात बताता है। इस बीच जेसन और पेरी छिपे हुए हैं। एरिन अभी भी लापता है, जिससे जेसन चिंतित है। नदी में खोजबीन करते हुए जेसन और पेरी को वह बैग मिल जाता है जिसे रॉबी ने नदी में फेंका था। हालांकि उसमें सिर्फ कचरा है। मेव के घर पर शैली एक और बैग छोड़ जाती है जो पैसों से भरा होता है। टॉम और आलिया एंथनी के साथ अपनी स्थिति पर चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ डार्क हार्ट्स का एक सदस्य विंसेंट चीफ डिप्टी माइक डोर्सी से मिलता है। चूंकि एक संघीय एजेंट की मौत हो चुकी है, इसलिए गिरोह एंथनी समेत सभी संबंधित लोगों से संबंध तोड़ रहा है। डोर्सी का कहना है कि उसने लीव हाइटहेड नाम के एक आदमी को ड्रग्स का एक जखीरा पहुंचाते सुना था और संकेत दिया था कि उन्हें रॉबी की बिक्री से पैसे मिल सकते हैं। फिर पेरी विंसेंट को फोन करती है और उसे पूछती है कि गिरोह में उसका क्या स्थान है। विंसेंट उसे एक अंतिम चेतावनी देता है,
जेसन को मार दो, शायद वह बच निकल सके। पेरी एक चाकू उठाता है और जेसन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आखिरी पल में अपना मन बदल लेता है। इस बीच टॉम सैम को घर पर ज्यादा सहज महसूस कराने की कोशिश करता है। आलिया जल्द ही वहां पहुंच जाती है और वे जांच करने के लिए विसाहिकॉन पार्क जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि क्लिफ के अपहरण की रात रे के फोन ने वहां एक मोबाइल टावर पर पिंग किया था। एंथनी को एहसास होता है कि वह मुसीबत में है और अपनी बहन और उसके बच्चों से मिलने जाता है। वह बताता है कि कैसे उसने गलत लोगों से पैसे कमाए हैं, लेकिन यह भी कि उसने वर्षों से अपने परिवार की मदद के लिए उसका इस्तेमाल किया है। वह कहता है कि वह पुलिस के हवाले कर देगा क्योंकि लिजी की मौत का उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ एरिन की लाश पानी में मिलती है। उसके पास पेरी के नाम के पहले अक्षर वाली एक चेन है। अपने ठिकाने पर वापस आकर पेरी को पता चलता है कि ड्रग्स के पैसे मेव के घर पर होंगे। वह ब्रेकर नाम के एक और सदस्य को बुलाता है और डोना उन्हें मेव से मिलने की योजना बनाते हुए सुन लेती है। मेव के घर पर वह मुर्गियों के बाड़े के पास पैसों का बैग छिपा देती है। टॉम और आलिया को पता चलता है कि एंथनी ने उनके सबूतों के लॉकर में फोन बदल दिए थे और क्लिफ को मौत के घाट उतारने के लिए रे का फोन रख लिया था। डोना मेव के बारे में चिंतित है और विंसेंट को बताती है कि जेसन और पेरी कहां छिपे हैं। इस बीच ब्रेकर जेसन को फोन करता है और उसे एरिन की लाश और उसके पास मिले सबूतों के बारे में बताता है। गुस्से में जेसन पेरी को चाकू मार देता है। गिरोह के दूसरे सदस्यों के आने से ठीक पहले वह भाग जाता है। सैम एमिली और सारा के साथ घुल मिल जाता है। इस बीच कैथलीन रे के फोन लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है जो एंथनी के घर के पास है। हालांकि चीफ डिप्टी डोर्सी पहले पहुंच जाता है। एंथनी अपनी बंदूक निकालता है और उससे पूछताछ करता है क्योंकि उसे पता है कि डार्क हार्ट्स मेव से मिलने आए हैं। विंसेंट जल्द ही एंथनी को मारने के लिए घर पहुंचता है, लेकिन एंथनी उसे काबू कर लेता है, लेकिन इस दौरान घायल हो जाता है। खून बहने के बावजूद एंथनी मेव के घर जाता है और उसे भागने के लिए कहता है। दुर्भाग्य से उसके भागने से पहले ही जेसन आ जाता है और मेव को पैसे देने के लिए मजबूर करता है। टॉम और आलिया भी वहां पहुंच जाते हैं जो एंथनी के फोन लोकेशन पर नजर रख रहे थे। आलिया ब्रेकर से लड़ती है और उसे मार देती है, जबकि जेसन मुर्गियों के बाड़े में छिप जाता है। वह मेव को बंधक बनाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन की कार में छिपे एंथनी उसे गोली मार देता है। आखिरकार मामला बंद हो जाता है। एंथनी अस्पताल में है और मेव सुरक्षित है। टॉम पैसों के बारे में झूठ बोलता है, कहता है कि उसने मेव के घर पर कुछ नहीं देखा। टॉम एमिली से कहता है कि वह एक अच्छा पिता नहीं रहा है और अब वह उसकी बेहतर देखभाल करेगा। एथन की सजा का दिन आता है और परिवार अदालत जाता है। आखिरकार टॉम एथन के लिए एक निजी बयान देता है, जिससे एमिली का बोझ हल्का हो जाता है। उसके बयान में एथन के बचपन की सभी मुश्किलों और उसकी मानसिक समस्याओं का जिक्र है। साथ ही वह उनके साथ बिताए पलों की खुशियों का भी जिक्र करता है और एथन से कहता है कि वह उसे माफ करता है और उससे प्यार करता है। वह एथन से कहता है कि जब वह रिहा होगा तो टॉम घर पर उसका इंतजार करेगा। कुछ समय बाद सैम टॉम के साथ रहने लगता है, लेकिन टॉम को पता चलता है कि एक परिवार ने सैम को ढूंढ लिया है। टॉम उससे जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन उसका दोस्त और पादरी डैनियल उसे सलाह देता है कि शायद वह एक बढ़ते हुए लड़के की जरूरतों के हिसाब से सही मानसिक स्थिति में नहीं है। आखिरकार वह सैम को उसके नए परिवार के पास जाने देता है। इस बीच मेव, वायर्ड और हार्पर अपने घर को अलविदा कहकर कहीं और चले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।